यानी हमें देखना है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन ए पैरेलल कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसमें दो पॉइंट सीखना है, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी और दूसरा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसको कहते हैं। The matter consists of large number of permanent or induced dipoles, and dipoles remains in random orientation such that they mutually cancel out each other's field effect is called dielectric materials। तो यहाँ पर भी एक बताए थे कि जब बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डाइपोल्स होते हैं उन पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क के कारण सभी डाइपोल्स एक लाइन में ओरिएंट हो जाते हैं, और ओरिएंट होकर ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस या प्लस यहाँ माइनस प्लस, इस तरह से सब एक लाइन में आ जाते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन कहते हैं। ये बात हुई थी, और इस एक लाइन में आ जाने के कारण इन सभी डाइपोल का चार्ज के कारण जो फील्ड है वो म्यूचुअली कैंसिल आउट ना होकर रीइंफोर्स्ड होकर रिजल्टेंट फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसे इंड्यूस्ड फील्ड कहते हैं, और जो उसका डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड के अपोजिट होता है। इस इंड्यूस्ड फील्ड का इफेक्ट होता है कि ई नॉट इज द फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल, फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ मैटर या मटेरियल, मटेरियल के एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब मैटर नहीं है तब का फील्ड है। और E बराबर E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड इज द फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, पदार्थ की उपस्थिति में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के उपस्थिति में फील्ड है। तो फील्ड घट गया है, जितना गुना फील्ड घट जाता है उसी नंबर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय ई, इसी नंबर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जितना गुना फील्ड घट गया, या इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो ये बात हुई थी लास्ट क्लास में कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड और द व्हेन द स्पेस ऑफ द फील्ड गेट्स ऑक्युपाइड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द इंड्यूस्ड फील्ड जनरेटेड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक अपोजेस द अप्लाइड फील्ड, and therefore the resultant field gets reduced. The number of times field gets reduced is called dielectric constant, और इस कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होगा क्योंकि ई नॉट का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा या किसी भी कैपेसिटी पर, तो उसको जानने के लिए पहले हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, और तब उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डालेंगे और अलग अलग तरह का, तो फिर उसमें इफेक्ट देखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, तो यहाँ दो प्लेट्स होते हैं, सरफेस होते हैं जो चार्ज के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को होल्ड करते हैं। फिर से सुनिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स, और इंसुलेटर प्लेट भी हो सकता है, होल्डिंग द यूनिफॉर्म एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें चार्ज होता है, यूनिफॉर्म होता है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ भी एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर होगा। जो दाएं वाला प्लेट है उसे हम लोग जो एक प्लेट, उनमें से एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे,
और दूसरे प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। उनमें से एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे और दूसरे प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट। दो में से एक प्लेट कहलाता है कलेक्टिंग प्लेट, इसको चार्ज देते हैं, और दूसरा कहलाता है कंडेंसिंग प्लेट, वहाँ इंडक्शन होता है, अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। तो मान लीजिए ये है कलेक्टिंग प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट, और ये है कंडेंसिंग प्लेट, और बीच में जो गैप होता है कंडेंसिंग प्लेट, बीच में जो गैप होता है वो प्लेट के एरिया के कंपैरिजन में स्मॉल होगा। इसके बीच के प्लेट का सेपरेशन d है और इसका सरफेस एरिया a है। अब टर्मिनल रेफरेंस वोल्टेज b है और टर्मिनल जिससे चार्ज इंटर करेगा a भी मान सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं। मान लो इसको मान लें c और इसको d। अब d को अर्थ किए हैं तो d का पोटेंशियल फिक्स है, d का पोटेंशियल रेफरेंस बन गया है, फिक्स हो गया। बीच में कोई फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो इसलिए बीच के स्पेस का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एक कूलम चार्ज को डी टर्मिनल से सी टर्मिनल पर ले जाएंगे, एक कूलम चार्ज को टर्मिनल डी से टर्मिनल सी पर ले जाएंगे, तो कितना वर्क होगा? कोई वर्क नहीं होगा। एक कूलम चार्ज को जब टर्मिनल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस पर फील्ड ही नहीं है। यहाँ पर फील्ड क्यों नहीं है? तो वहाँ कोई चार्ज ही नहीं है। अब हम इनिशियल पोटेंशियल VC, इनिशियल पोटेंशियल टर्मिनल A का बराबर हो जाएगा रेफरेंस पोटेंशियल D का बराबर 0, क्योंकि D को रेफरेंस पोटेंशियल माने तो वो तो 0 है ही, तो इसलिए इनिशियल पोटेंशियल VI जो है वो 0 हो गया और D भी 0। अब इसको Q कूलम अब चार्ज दिया जाता है। चार्ज इस प्लेट के इनर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उतना के कारण यहाँ स्पेस में राइटवर्ड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सामने वाले प्लेट पर इंडक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। आप जानते हैं कि कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे किधर की तरफ? तो फील्ड का डायरेक्शन जिधर होता है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उधर ही लगता है। यहाँ फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जिधर फील्ड लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। और इस अट्रैक्टिव फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा इफेक्ट? इस अट्रैक्टिव फोर्स का इफेक्ट होगा कि उस पर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा लेफ्ट की तरफ और इधर निगेटिव चार्ज अपेयर होगा, इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं। कंडक्टर के केस में आइडियली इंड्यूस चार्ज का अमाउंट समान होता है और ये फ्री चार्ज आगे टर्मिनल से निकल जाएंगे। इस तरह टर्मिनल C और D के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है उसमें किसी चार्ज का स्टोरेज नहीं हुआ, जितना चार्ज इन किया उतना ही चार्ज आउट हो गया। ठीक है, अब हमको एरियल चार्ज डेंसिटी, प्लेट पर जो चार्ज आया उसकी डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, ध्यान से देखिए, एरियल चार्ज डेंसिटी बराबर होगा सिग्मा, या रो भी ले सकते हैं, सिग्मा लेते हैं, यह बराबर होगा Q/A, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब इस पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वार्ड होगा और निगेटिव प्लेट पर जो चार्ज है उसके कारण भी राइट वार्ड ही होगा, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड इस गैप में हो जाएगा E प्लस के कारण प्लस E माइनस के कारण, क्योंकि जब आप यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज ए टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव प्लेट के कारण राइट वार्ड फोर्स लगेगा, तो निगेटिव प्लेट के कारण भी राइट वार्ड ही फोर्स रखता है, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन दाएं तरफ ही होगा, बाएं तरफ नहीं होगा। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे 2ε0 और प्लस सिग्मा बाई 2ε0, तो फील्ड हो गया कितना? तो फील्ड हो गया सिग्मा बाई ε0 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जिसका डायरेक्शन राइट वार्ड है।
अब बताइए एक कूलम चार्ज को निगेटिव प्लेट यानी डी से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाने में जो फोर्स लगेगा, जो वर्क होगा, उसे हमें निकालना है ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकें। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम वर्क निकालना जा रहे हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज बराबर होगा ई, फोर्स हो गया डॉट डी आर का इंटीग्रल या डॉट डी। अब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक ले जाना है, तो निगेटिव से पॉजिटिव ले गए तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, लेफ्ट की तरफ, और फील्ड किधर लग रहा है, राइट की तरफ। ये बात आप समझ रहे हैं। निगेटिव प्लेट यानी कंडेंसिंग प्लेट को रेफरेंस प्लेट माने, वहाँ से एक कूलम चार्ज को इस प्लेट से उस प्लेट पर ले जा रहे हैं। तो फिर इस टेस्ट चार्ज को जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले गए तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर आया, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ आया। सहमत हैं? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो आया वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया, और फोर्स जो लग रहा है वो किधर, वो राइट है। डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट की तरफ और फोर्स लग रहा है राइट की तरफ। ये बात ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट की तरफ और फोर्स लग रहा है राइट की तरफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तो इसीलिए वहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो निकालते हैं निगेटिव कैसे होगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, सहमत हैं? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल बन रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई डायरेक्शन राइटवर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ डी डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, और बीच का एंगल cos 180 डिग्री। सहमत है? तो यहाँ वर्क डन निगेटिव आ गया, यहाँ जो हुआ वो वर्क डन निगेटिव आ गया, आया है वर्क डन निगेटिव, तो वर्क डन निगेटिव आया। अब हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं कि निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज इज कॉल्ड क्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। ये वर्क डन हो गया पर यूनिट चार्ज माइनस ई गुना डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स V बराबर होगा निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी प्लस ई डी, और E का वैल्यू रखें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट गुना डी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, क्योंकि ये प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो इसलिए आया है कि बीच स्पेस में फील्ड है, और जब फील्ड है तो वो क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज है, और चार्ज प्लेट पर जो आया तब फील्ड डेवलप हुआ, और फील्ड के कारण फोर्स लगा, और फोर्स के कारण वर्क हुआ, और वर्क के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज जो एक्सचेंज हुआ वो कितना, तो पोटेंशियल चेंज हो गया V और चार्ज एक्सचेंज हुआ सिग्मा गुना A। अब हम लोग को कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी बराबर होगा चार्ज एक्सचेंज बाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप, यानी चार्ज के आने जाने से कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ चार्ज, चार्ज के एक्सचेंज के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो इसको रखिए यहाँ Q हो गया सिग्मा A और पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा डी गुना एप्सिलॉन नॉट, तो कैपेसिटी आ गई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी प्लेट के एरिया पर डिपेंड करती जिस पर चार्ज होता है, प्लेट के सेपरेशन पर डिपेंड करती जिन प्लेट्स पर चार्ज होता है, और स्पेस की प्रॉपर्टी एप्सिलॉन नॉट पर और किसी बात पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात समझ में आई कुछ बात। तो अब आगे देखिए, कैपेसिटी मालूम हो चुकी। अब हम लोगों को पता करना है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के गैप में, बोर्ड में भी ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन पूछता है, तो उस गैप में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाए तो उससे कैपेसिटी किस तरह प्रभावित होगी, कैपेसिटी किस तरह प्रभावित होगी ये पता लगाना है। तो लिखिए, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये कैपेसिटर अभी जो था उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा गया था। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करनी है जिसके गैप में कैपेसिटर फील्ड स्पेस में जो दोनों प्लेट के बीच का स्पेस है
उसको कंप्लीटली एक तरह के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाता है, तब क्या इफेक्ट पड़ता है। नहीं भरा गया था तो कैपेसिटी आई थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, भर दिया जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए। तो पहला बी, ये कंप्लीटली फिल्ड विथ, completely filled with dielectric material, dielectric material, dielectric material, dielectric material से पूरी तरह से भरा हुआ है, समझे। कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये भी न्यूमेरिकल्स भी होगा, बोर्ड में भी संभव है। तो आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ये दो प्लेट है, एक को कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं और एक को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। दोनों के बीच का स्पेस है उसको कैपेसिटर फील्ड स्पेस कहते हैं। और कैपेसिटी का फंक्शन है कि व्हेनेवर इट एक्सचेंज चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इंटर्स एट वन टर्मिनल gets released at the other terminal, and the gap between the two plates have an electric field which is supposed to be uniform and one directional rightward, and तब potential difference create होता है। So for every exchange of charge there must be corresponding potential difference। अब ये गैप D है, सरफेस एरिया जैसे पहले था, बस फर्क यही है कि इस स्पेस में अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और वैक्यूम या एयर नहीं है। अगर वैक्यूम होता या एयर होता तो फील्ड का फॉर्मूला होता जो पहले हुआ था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब फील्ड घट जाएगा क्योंकि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़े थे कि नंबर ऑफ टाइम्स फील्ड गेट्स रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस स्पेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है तो फील्ड घट जाएगा। तो आइए फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है वही Q और एग्जिट हो रहा है Q। इसके प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही है इनर सरफेस पर और इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज उतना ही है आउट इनर सरफेस पर। अब इस स्पेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता तो सिग्मा वाज द एरियल चार्ज डेंसिटी Q बाई A कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इस स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग पहले निकाले थे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों के कारण मिलकर, चूंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है इसलिए फील्ड K टाइम्स घट जाएगा, क्योंकि अभी K का डेफिनेशन आया था, देखिए ना, K बराबर था क्या था, एक नज़र देखिए, K का वैल्यू बराबर आया था फील्ड हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब नहीं था तो फील्ड था E नॉट। तो अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाने पर फील्ड घट जाता है, ये हम लोग निकाले थे E नॉट बाई E। तो E बराबर हो जाएगा E नॉट बाई K और अब हो जाएगा सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो फील्ड दोनों प्लेट के बीच के स्पेस में फील्ड घट गया, ठीक है। फील्ड घट जाने से क्या होगा, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ये बराबर होता है E डॉट डी बाई वर्क डन, यही होता है पर यूनिट चार्ज का E डॉट डी, और ये बराबर होता है माइनस ई डी कॉस 180 डिग्री, यानी ये हुआ प्लस ई डी, यानी ये हुआ सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट गुना डी। यानी डाइलेक्ट्रिक के आने से फील्ड घट गया, और फील्ड के घटने से क्या हुआ, तो फील्ड के घटने से फोर्स घट गया, फोर्स के घटने से वर्क कम हुआ, वर्क के कम होने से पोटेंशियल राइज भी घट गया। तो अब कैपेसिटी का क्या होगा, तो Q बाई V, Q बराबर सिग्मा गुना A और V बराबर हो गया सिग्मा D मल्टीप्लाइड बाई K एप्सिलॉन नॉट।
अब आप अपने नज़र से देखिए, के बाहर हटा दें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी ये हो गया के सी नॉट। सी नॉट था कैपेसिटी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब बीच के स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। डाइलेक्ट्रिक के आने से के टाइम्स फील्ड घट जाता है, के टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, लेकिन के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ भी जाती है। एक नज़र देखिए तो सही, के टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये कैपेसिटी पहले था कैपेसिटी सी नॉट, अब हो गया के सी नॉट। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से भरा हो तो उसकी कैपेसिटी के गुना बढ़ जाती है और फील्ड के टाइम्स घट जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है। चार्ज उतना ही एक्सचेंज हुआ और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो कैपेसिटी भी कम हो गई, बढ़ गई, तो के टाइम सीधा सीधा कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें पार्शियली फिल करते हैं, मतलब कुछ एरिया में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं और कुछ एरिया में वैक्यूम जैसे था वैसा ही है, पार्शियली फिल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आगे लिखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कंप्लीटली के बदले पार्शियली। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पार्शियली, या इसे हम लोग कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलेंगे, या इसे हम लोग कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। इट इज कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझ रहे हैं। तो इसमें कुछ हिस्सा डाइलेक्ट्रिक है और कुछ में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है। इसे कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। यानी ये पैरेलल प्लेट है, कंडक्टर प्लेट एक हो सकता है, कलेक्टिंग प्लेट हो, और दूसरा कंडेंसिंग प्लेट यहाँ है, और बीच में जो डी सेपरेशन है उसमें से कुछ एरिया, कुछ रीजन डाइलेक्ट्रिक से भरा है और कुछ रीजन में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इवैक्यूएटेड स्पेस है या वैक्यूम है। ठीक है, तो इसमें से ले लेते हैं इतना सा भाग मिडिल में या बीच में कहीं भी, ये एक स्लैब डाल दिए हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसकी चौड़ाई जो है वो टी नॉट है, थिकनेस। तो अब आप पूरे प्लेट से प्लेट के बीच के स्पेस को 3 रीजन में बांटेंगे। अब आप प्लेट से प्लेट के बीच के स्पेस को 3 रीजन में बांटेंगे। 3 रीजन कैसे? एक होगा बिटवीन द प्लेट एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दूसरा होगा बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और तीसरा होगा बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड कंडेंसिंग प्लेट। तो यहाँ पर एक स्पेस रीजन 1 कहलाएगा, एक स्पेस रीजन 2 कहलाएगा और एक स्पेस रीजन 3 कहलाएगा। 1 और 3 में वैक्यूम है या एयर है जैसे पहले था, इसलिए वहाँ फील्ड ई नॉट होगा और ई नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वही होगा। लेकिन रीजन 2 जो है उसमें डाइलेक्ट्रिक है, वहाँ फील्ड घट जाएगा। अब वो डिस्टेंस एक्स टी नॉट है और इधर से मान लीजिए एक्स दूरी पर है, तो ये गैप x हो गया, ये हो गया t नॉट। तो बताइए ये कितना हुआ? तो ये बराबर हो जाएगा d माइनस एक्स माइनस टी नॉट, रीजन 1 की चौड़ाई। रीजन 2 की चौड़ाई t नॉट है, रीजन 3 की चौड़ाई x है। तो हमें तीनों रीजन में इंटेंसिटी निकालना है। इंटेंसिटी इन रीजन 1 बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं, वैक्यूम है, जैसे पहले था वैसा ही है, इसलिए वही होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और रीजन 2 में डाइलेक्ट्रिक है, इसलिए सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। और रीजन 3 में फिर वैक्यूम या एयर है, इसलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों क्षेत्र का इंटेंसिटी पता चल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक कूलम चार्ज को कंडेंसिंग प्लेट से कलेक्टिंग प्लेट तक पहुंचाने में 3 रीजन से क्रॉस करेगा और हर एक रीजन में वर्क होगा, पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स हो जाएगा ई, पहला रीजन में E1 डॉट डी नहीं, E1 डॉट डी माइनस एक्स माइनस टी नॉट प्लस E डॉट एक्स नहीं टी नॉट
प्लस ई डॉट एक्स, ये 3 क्षेत्र हो गया। अब तीनों क्षेत्र में फील्ड बराबर नहीं है। जो फर्स्ट क्षेत्र है रीजन 1 वो वैक्यूम है, वहाँ फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जो सेकंड क्षेत्र है वहाँ पर वैक्यूम नहीं है, वहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वहाँ फील्ड घट जाएगा, फोर्स भी कम हो जाएगा। और जो थर्ड क्षेत्र है तीसरा, वहाँ भी वैक्यूम है। तो तीनों जगह फील्ड या फोर्स अलग अलग है, तो वर्क डन भी अलग अलग होगा। तो निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह। तो ये हो जाएगा कितना, इसकी सब के आगे माइनस साइन देना चाहिए, इस सब के आगे माइनस साइन। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स माइनस टी नॉट, और ये बराबर हो जाएगा सिग्मा टी नॉट के एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट वाला हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब इसमें से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा डी माइनस एक्स माइनस टी नॉट, और यहाँ होगा टी नॉट बाई के, और इधर होगा एक्स। अब आप खुद देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, एक्स कैंसिल हो रहा है। एक्स के कैंसिल होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि प्लेट जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड है वो बीच में रहे, साइड में रहे, एक्स कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस में। अब बच गया क्या, तो देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ डी माइनस टी नॉट 1 माइनस 1 बाई के। बोलिए सही है कि नहीं। टी नॉट बीच के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो रखे हैं उसका थिकनेस है, वो बढ़ता जाएगा। ये हो गई पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, तो सिग्मा गुना ए, तो कैपेसिटी क्या होगी, तो क्यू बाई वी। आगे सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी नॉट 1 माइनस के, ये हो गई कैपेसिटी। इसको कहेंगे कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटी। अब देखिए टी नॉट का थिकनेस जितना बढ़ेगा कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये वाला टर्म बढ़ने का मतलब पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म घट जाना, और उसके घटने का मतलब कैपेसिटी बढ़ी। तो कैपेसिटर गैप में डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटी बढ़ रही। ये 3 केस हम लोग पढ़े। एक और केस देखते हैं जिसमें 2 डिफरेंट तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उनका थिकनेस को डिवाइड करता है सेपरेशन को, एक D1 थिकनेस का, एक D2 थिकनेस का, दोनों मिलकर पूरे स्पेस को कंप्लीटली भरे हुआ है, फील्ड है। तब कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ 2 और मोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। जब इस प्लेट कैपेसिटर के गैप में एक से ज़्यादा डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरे हों, तब इसकी कैपेसिटी क्या होगी। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं कंडेंसिंग प्लेट, इसको कहते हैं, नहीं इसको कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट, और जो बना रहे हैं ये है कंडेंसिंग प्लेट। और बीच में जो गैप है D, उसमें से D1 डिस्टेंस में, ये D1 डिस्टेंस, इसमें भरा हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और दूसरा गैप जो खाली जगह बचा वो भी खाली नहीं है, उसमें भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा है और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। 2 तरीका है। एक तरीका तो है जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं Q/C। दूसरा है हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग कैपेसिटर माने, फिर टर्मिनल के क्रॉस उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लें और फिर इक्विवेलेंट निकालें। एक तरीका है कि हम इन दोनों कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टर प्लेट डालें और बोलें कि ये 2 कैपेसिटर हैं जो टर्मिनल के क्रॉस, टर्मिनल C और D के क्रॉस पैरेलल सीरीज में जुटे हुए हैं। ये 2 कैपेसिटर हो गया।
सी और डी। अब इसका गैप सेपरेशन D1 है, इसका D2 है। इसमें कंप्लीटली भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 और इसमें भरा हुआ है K2। बताइए इसकी कैपेसिटी क्या होगी। हम लोग पढ़े थे कि जब दो कंडक्टर है और बीच गैप में कुछ भी नहीं, वैक्यूम है, तो कैपेसिटी आती थी एप्सिलॉन नॉट A/D, और जब डाइलेक्ट्रिक भर देते थे तो K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहाँ भी K1 एप्सिलॉन नॉट A/D नहीं D1, और इसकी कैपेसिटी हो जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A/D नहीं D2। अब ये दोनों कैपेसिटी को सीरीज कॉम्बिनेशन में माने। अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे उस दिन, उसके हिसाब से दो टर्मिनल, किसी टर्मिनल के बीच दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में माना जाता है अगर यह पोटेंशियल को डिवाइड करता हो, जैसे VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB बराबर VA माइनस VB, और चार्ज जो यहाँ इंटर करता हो वही चार्ज दूसरे टर्मिनल से निकलता हो। तो इसका इक्विवेलेंट CAB निकाला जाता है इसे 1/C1 प्लस 1/C2। तो CAB बराबर हो जाता है C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करिएगा तो टर्मिनल के बीच कैपेसिटी मिल जाएगी। कैपेसिटी हो जाएगा C1 प्लस C2। अब सारे वैल्यूज रखेंगे तब समझे। ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कैपेसिटर ये है, एक कंडेंसर ये है। ये पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक है, ये भी पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और बीच के गैप में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो इस की कैपेसिटी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लें इसके बदले में पैरेलल में भरा हो, यानी दोनों कैपेसिटर प्लेट इस तरह हो और यहाँ पर डिवीजन सेपरेशन सेम हो, लेकिन यहाँ पर अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हो और ऊपर में अलग भरा हो, यानी आमने सामने जो एरिया है इसके सामने A1 एरिया हो, इसके सामने A2 एरिया हो। इस समय हम इस कैपेसिटर को दो कैपेसिटर से बना मानेंगे जिसका प्लेट एरिया अलग अलग है, और वो दोनों टर्मिनल के क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में माना जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऊपर वाला कैपेसिटर C1 और नीचे वाला कैपेसिटर हो जाएगा C2। एरिया का बंटवारा हुआ, हो सकता है बराबर हो ना हो, तो C1 बराबर हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A1/D, C2 बराबर हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट A2/D। और ये दोनों कैपेसिटर अब टर्मिनल के क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में माने जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट बराबर हो गया C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। नहीं, पैरेलल में है तो C1 C2 सिंपली। तो ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना। C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। इसके अलावा और भी केसेस हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग तरह का वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होता है, ठीक है। ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद स्फेरिकल कंडेंसर या स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या हुआ, फील्ड रिड्यूस हुआ। फील्ड रिड्यूस होने से क्या हुआ, फोर्स घट गया। फोर्स घटने से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट सेम है, वर्क कम हुआ। वर्क कम हुआ तो क्या हुआ, पोटेंशियल चेंज कम हुआ और चार्ज उतना ही एक्सचेंज हुआ। कैपेसिटी बराबर Q/V, V घट गया है, Q वही है, तो कैपेसिटी बढ़ गई, और जितना गुना बढ़ गई उसी नंबर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। फील्ड K टाइम्स घट जाता है, कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाता है, ठीक है। इतना समझें। अब देखिए स्फेरिकल कंडेंसर का थोड़ा सा हिस्सा। तो पहला हम लोग स्फेरिकल कंडेंसर या कैपेसिटर में पहला केस लेते हैं जिसमें एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल है जिसको चार्ज दिया गया है, और चार्ज देने पर उसके सरफेस का पोटेंशियल राइज करता है। और कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जिसमें चार्ज का एक्सचेंज होने पर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आए उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसी के लिए कैपेसिटी डिफाइंड है। जैसे मास इज डिफाइंड फॉर दोज बॉडीज हु गेट्स एक्सेलरेटेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस तरह मैकेनिक्स में हम किसी बॉडी को मास तब देते हैं जब उस पर फोर्स लगने पर एक्सलेशन हो, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसे कैपेसिटी बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम नहीं मानते हैं। इफ द सिस्टम रेस्पॉन्ड्स इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल चेंज on every exchange of charge, then it is said to be having a finite value of capacity.
An electrostatic system can never be exist without having finite value of capacity. इसलिए यहाँ भी हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल की कैपेसिटी निकालने जा रहे हैं। तो आइसोलेटेड किसका मतलब क्या हुआ, बाहर से चार्ज दिया गया मगर किसी और चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में नहीं है। तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल, आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल की कैपेसिटी निकालना है। कंडक्टिंग सेल यानी एक कंडक्टर का बना हुआ स्फेरिकल, अच्छा भूल गया आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल में एक चीज देख लिखना भूल गया, स्फेरिकल सेल गोल, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ सेल है। अब हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो चार्ज इसको देते हैं, चार्ज टोटली अपीयर्स कहाँ पर, भूल गया, मतलब चार्ज गिवन टू द आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल 100% अपीयर्स ऑन कहाँ, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल को दिया गया चार्ज पूर्ण रूपेण कहाँ पर अपीयर होता है, पढ़े थे ना। हाँ देखते हैं क्या जवाब आया। ऑन द सरफेस, तो वही आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल है जिसके सरफेस पर चार्ज जमा होगा। तो पहले जब इसको चार्ज नहीं किए थे, रेडियस r था, उस समय पॉइंट P का पोटेंशियल वैल्यू 0 था। जब चार्ज नहीं किए थे तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 और इसका भी पोटेंशियल 0 था, और उस समय रेडियली आउटवर्ड सराउंडिंग में अप टू इन्फिनिटी कोई नॉन यूनिफॉर्म रेडियल रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं था। चार्ज देने के बाद चार्ज विल अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस एंड गेट्स स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस ऑन ऑल साइड्स। तो इस समय यहाँ पर बाहर से अगर कोई चार्ज हो तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो अब इस पॉइंट का फाइनल पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई epsilon naught q by r, where q is the amount of charge that gets exchanged and r is the radius of the spherical surface। तो ये होता है फाइनल पोटेंशियल। अब फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल घटा दीजिए तो डेल्टा v बराबर हो जाएगा vf माइनस vi, यानी ये बराबर हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसमें जो चार्ज एक्सचेंज हुआ वह भी लिख दीजिए q। अब कैपेसिटी डिफाइन कीजिए, तो डेल्टा q बाई डेल्टा v, बताइए कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आश्चर्य की बात है, कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इन ऑन द कंडक्टर। कैपेसिटी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ potential to which it has been raised। Capacity depends upon the structure that holds the charge together, forming a spherical aerial charge distribution। अगर रेडियस यही बढ़कर इन्फिनिटी हो जाए तो कैपेसिटी भी इन्फिनिटी हो सकती है, और रेडियस घट के 0 हो जाए तो कैपेसिटी 0 हो जाती है। ये पहला स्फेरिकल कंडेंसर हुआ which consists of isolated conducting cell and a charge has been given on the shell। The charge appears on the outermost surface because it is made of conductors having large number of free electrons who are always drifting from one side to other side। In the presence of charge they suffer mutual repulsion and acquires a position with farthest possible separation, so they appears on the outer surface and establish the field in the surrounding। The field should be radial, the field should be repulsive, the field should be obeying Coulomb's law, field should boundary is infinity। अब इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज लाने में पॉइंट P पर इनिशियली कितना वर्क करना पड़ा, 0, क्योंकि वहाँ सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं, फील्ड नहीं। अब जब चार्ज दे दिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वर्क डन बढ़ गया, तो यही पोटेंशियल चेंज आया इतना। अब इतना पोटेंशियल चेंज क्यों आया, क्योंकि आपने इतना अमाउंट ऑफ क्यू चार्ज का एक्सचेंज किया टर्मिनल से। तो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज एक्सचेंज टू द पोटेंशियल चेंज इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, और इसकी कैपेसिटी हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसके सराउंडिंग में फील्ड है, अंदर कोई फील्ड नहीं है, अंदर पोटेंशियल जरूर है, फील्ड नहीं है, फील्ड मतलब इंटेंसिटी नहीं है। तो ये हो गया कैपेसिटी फॉर आइसोलेटेड कंडक्टिंग सेल। इसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक और कंडेंसर होगा जिसमें 2 कंसेंट्रिक सेल होगा। आउटर सेल को हम अर्थ करेंगे और इनर सेल को चार्ज देंगे, और एक और स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल होगा जिसमें आउटर सरफेस को चार्ज दिया जाएगा और इनर सेल को अर्थ किया जाएगा। तो इन सब की कैपेसिटी निकालनी है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल ट्यूब, इसके अलावा और भी केस है। तो ये स्फेरिकल कंडेंसर की कैपेसिटी हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक सवाल रहता है, मान लो ये 2
का स्फेरिकल शेल ऑफ डिफरेंट रेडियस है, एक का R1 है और एक का R2 है, तो दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, यानी दोनों में पोटेंशियल चेंज की मात्रा अलग अलग आएगी अगर एक कूलम चार्ज का आदान प्रदान करेंगे। तो फिर इसमें जो चार्ज देंगे वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों की कैपेसिटी है। ये कैपेसिटी उस समय देयर आर टू सेल्स, वो यहाँ पर अलग अलग हैं। अब हम दोनों सेल को कंसेंट्रिक रखना है, और एक शॉर्टर रेडियस का एक लार्जर रेडियस का, और तब किसी एक को चार्ज देना है और दूसरे से चार्ज रिलीज होगा, उसी को कहते हैं स्फेरिकल कंडेंसर। तो उसको अगले दिन पढ़ते हैं, इसके अलावा बता रहे हैं और क्या करना है।